नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। बीपीएससी और जेपीएससी के जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम आपका जैसे होने वाले हैं, तो उनके लिए आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसके पहले भी हमने एक सीरीज़ का ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, तो उसका वीडियो हमने बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और हमने देखिए जेपीएससी के लिए करंट अफेयर का भी जो पीडीएफ है वो भी हमने तैयार कर दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। आप लोग बाय करने के बाद पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। हम आपको एग्जाम से पहले जो है कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के थ्रू आपका जो जनरल स्टडी का जो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट आपका करा दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपका पार्ट 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके हम लोग इसमें 20 तक करेंगे। पहले पार्ट में हमने 1 से 10 तक के बीच में क्वेश्चंस देखे थे, तो वो आप लोग देख लेना उसको, जिन लोगों ने उसको नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज़। तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट डैम कौन सी है? तो इसका देखिए आंसर करने के लिए आपको जो है डैम्स इंडिया में कितने हैं और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है कि कौन सा नदी पे वो बना हुआ है, तो ये सारा लिस्ट आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। तो देखिए सबसे हाईएस्ट डैम की यदि हम बात करते हैं तो वो है टिहरी डैम। तो टिहरी डैम जो है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी है, तो जब ये आपस में मिलते हैं देव प्रयाग में आके, तो फिर वहीं से जो गंगा नदी फिर आगे मतलब उसी के नाम से ये बहती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भागीरथी नदी है, तो यहाँ पे जब ओरिजिनेशन इसकी होती है तो उसके बाद आते समय ये, यानी कि जब गंगा नदी ये नाम से आगे जाने के बाद जब दोनों नदी मिलती है, तो उसके पहले ही जो है भागीरथी नदी पे ही टिहरी डैम यहीं पे बना हुआ है। तो टिहरी डैम जो है तो वो भागीरथी नदी पे ही है। तो ये जो है गंगा नदी की जैसे कि मतलब ये आगे जाके ये मिल जाती है, उसके बाद फिर ये नाम जानी जाती है ये। तो टिहरी डैम भागीरथी नदी पे बना हुआ है। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखना। और आगे फिर देव प्रयाग में जाके जब दोनों नदी मिल जाती है, तो वहीं से फिर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और मेजर जो पार्ट है गंगा गंगा नदी का, तो वो उत्तर प्रदेश में मेनली इसका सबसे ज़्यादा आती है। तो ये सारा चीज़ आप लोग ज्योग्राफी वाला जो वीडियो हमारा है जो हमने एसएससी जेई का बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको पूरा अच्छे से सब कुछ हमने अच्छे से बताया हुआ है। तो जो हाईएस्ट डैम है इंडिया का, तो वो कौन सा है? तो वो टिहरी डैम आपका हो जाएगा। तो ये हाईएस्ट मतलब कि जो सबसे ऊंचा डैम है इंडिया का। और वहीं पे देखिए यदि आपसे लॉन्गेस्ट डैम पूछेगा, तो लॉन्गेस्ट डैम अगर हम बात करते हैं तो वो हीराकुद डैम है, जिसकी जो लेंथ है तो वो मतलब जितने भी डैम्स हैं इंडिया में तो वो सबसे ज़्यादा है। तो इसकी जो लेंथ है तो वो लगभग 16.5 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है पूरा मिला जुला के। तो ये हीराकुद डैम आप देख सकते हैं कि इंडिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है आपका। और हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो वो आपका टिहरी डैम हो जाएगा। तो और भी नदी जैसे आपके दिए हुए हैं जो डैम मतलब बने हुए हैं, जो भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हुए हैं इसके ऊपर में, जैसे कृष्णा नदी की बात करते हैं, तो इस पे देखिए जैसे आपका नागार्जुन सागर जो हो डैम आपका है, जो कि एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ में श्री सैलम डैम है। तो ये दो डैम जो मेन इसके अंदर में मेन जो बने हुए हैं इस नदी के ऊपर। फिर अगला देखिए जैसे कावेरी नदी है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो डैम से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसके अंदर में, जैसे कृष्णा रथ सागर डैम आपका हो गया, शिव समुद्रम डैम हो गया, और उसके साथ में एक इम्पोर्टेंट आपका है मैत्यूर डैम, जो कि ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये कावेरी नदी के ऊपर में भी बना हुआ है। फिर अगला देखिए जो महानदी है, तो इसमें जो है हीराकुद डैम है, जो कि ये सबसे इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। तो ये उड़ीसा में है। और उसके साथ साथ में टिकरापारा और साथ में बेरोज डैम ये भी है, लेकिन मेन आपका इसमें हीराकुद डैम है जो महानदी के ऊपर में ये बनी हुई है। फिर अगला देखिए बेतवा नदी है, तो इसमें जो है माता टीला डैम बना हुआ है। फिर अगला देखिए सोन नदी के ऊपर में बना सागर प्रोजेक्ट है, और साथ में जो कि आपका ये प्रोजेक्ट है 3 स्टेट का, एमपी, यू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का है। तो इन चारों स्टेट का ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। फिर अगला देखिए जो माही नदी है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे डैम आपका है। तो मेन इसमें आपका है कादना डैम है। फिर अगला देखिए कोयना नदी है, तो कोयना नदी के ऊपर में कोयना प्रोजेक्ट है, जो कि ये महाराष्ट्र में है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे लिस्ट है। तो ये हमने ऑलरेडी जो है एसएससी जेई वाला जो वीडियो हमने बनाया हुआ है, अभी जो पीडीएफ है, तो उसमें हमने पूरा कुछ जो है बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ। तो जो गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये कौन सा कोस्ट के अलोंग में सिचुएटेड है? तो देखिए जो गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये तमिलनाडु का जो कोस्ट है, तो उसी के अलोंग में ये सिचुएटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो देखिए इंडिया श्रीलंका का वाटर बॉडीज़ के बारे में जब मैंने आपको इसके रिगार्डिंग बताया था वहाँ पे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो पाल्क स्ट्रेट है, तो ये वो स्टेट है जो इंडिया को और श्रीलंका को, इन दोनों को ये जो है मतलब कि जो वाटर बॉडीज है तो उनको ये डिवाइड करती है। तो ये इंडियन स्टेट जैसे तमिलनाडु है,
और साथ में जो मन्नार डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का, तो उन दोनों के बीच में ये एक स्ट्रेट है, इसको नैरो स्ट्रेट हम लोग बोलते हैं। तो ये पाल्क स्ट्रेट ही है जो सेपरेट करती है। अब यहीं पे देखिए, जैसे इधर बे ऑफ बंगाल है और नीचे जो है मतलब कि पाल्क बे आपका है, उसके बाद में फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपका गल्फ ऑफ मन्नार है जो साउथ वेस्ट में। तो इन दोनों को भी जो है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है जो पाल्क स्ट्रेट है। अब सिंस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था आपका वहाँ से गल्फ ऑफ मन्नार का, तो जो गल्फ ऑफ मन्नार आपका है, तो ये तमिलनाडु जो इंडियन स्टेट है जो साउदर्न में मतलब ये है यहाँ पे, इंडिया का जो साउदर्न स्टेट है, तो वो उसी के कोस्ट पे ये है गल्फ ऑफ मन्नार आपका। तो जैसे आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरीके से जो है तीन स्टेट है, एक आपका पाल्क स्टेट है आपका, एक पाल्क बे और गल्फ ऑफ मन्नार है। तो अगर आप इसको अरेंज करना चाहें आप, यदि नॉर्थ से साउथ की तरफ में बढ़ते हुए, तो सबसे पहले आपको पाल्क स्टेट मिलेगा, उसके बाद फिर पाल्क बे और फिर गल्फ ऑफ मन्नार है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर में अरेंज करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया आपका, यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड के बाद बारे में आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए। पहला देखिए दिया हुआ इसमें कि इट इंजॉय द इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। तो देखिए जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो ये जो है लगभग इक्वेटोरियल टाइप की जो क्लाइमेट होती है, तो उसी को ये एंजॉय करता है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में वहाँ पे देखिए क्या होता है कि बारिश जो होती है तो वो लगातार होते रहते हैं और मतलब कि एक एडिक्वेट रेनफॉल होती है, और वहाँ पे मौसम में उतना ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती है। मतलब कि लगभग जो 12 आवर का अगर नाइट है तो 12 आवर का डे होगा, और ये थ्रू आउट पूरे ईयर यानी कि पूरे साल भर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही सीजन में रहेगा। तो ऑलमोस्ट जो है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट ये एंजॉय करती है। अब देखिए जो इक्वेटर है तो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड पे वो लोकेटेड है। तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, तो ये इक्वेटर से और ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब कि ये जो है आपका लगभग 12 या 13 डिग्री जो लैटिट्यूड है, तो वहीं पे ये सिचुएटेड है उन्हीं के बीच में। तो इस तरीके से जो है तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट का ही ये एंजॉय करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर अ वोल्केनो इज लोकेटेड। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है इसमें कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे वोल्केनो पाए जाते हैं, मतलब कि लोकेटेड है यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल आपने देखा था बैरन आइलैंड है, जो कि आपका ये नॉर्दर्न अंडमान में आपका है, और इंडिया का मात्र एकमात्र जो है एक्टिव वोल्केनो है ये। और इसके साथ में एक और आपका है नरकोंडम आइलैंड है, तो ये भी जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में। इसके अलावा और कहीं पे भी जो है वोल्केनो नहीं है इंडिया का। तो ये मात्र ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे इंडिया का मतलब कि एक वोल्केनो लोकेटेड है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है ये सही आपका दिया हुआ है। फिर अगला देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर द कोरल बेड इज फाउंड। तो ये एकमात्र ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे कोरल बेड पाए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, तो ये आपको रॉन्ग दिया हुआ है। क्योंकि देखिए जो कोरल बेड जो होते हैं ये, तो ये केवल सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड में ही नहीं, इसके अलावा जैसे लक्षद्वीप जो आइलैंड है, तो वहाँ पे भी और वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी जो कोस्टल स्टेट एरियाज है इंडिया के, तो वहाँ पे भी जो है कोरल बेड पाए जाते हैं। अब देखिए कोरल बेड क्या होते हैं, तो ये आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एक तरीके से ये टाइनी सॉफ्ट बेडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि आप वाटर मतलब कि जो समुद्र में आप देखते होंगे इस तरीके से, तो इनको हम कोरल बेड बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ऑप्शन जो 3 आपका इसमें है, मतलब कि जो दिया हुआ है ये एक आपका रॉन्ग दिया हुआ है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो गया, 1 और 2। तो ऑप्शन देखिए किसमें आपका दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आपका दिया है 1 एंड 2 ओनली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। थर्ड वाला आपका इसमें देखिए दिया हुआ है रॉन्ग आपका, तो थर्ड वाला को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों को। डी में आपका दिया हुआ है 1 ओनली, जबकि 2 भी आपका इसमें सही है। तो इस तरह के जब भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा और उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है इसको अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए कि द साउदर्न मोस्ट हिल रेंजेस इन इंडिया आर नोन एज। तो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट हिल रेंजेस है तो उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट हिल रेंजेस है तो उसको हम लोग कार्डमन हिल्स हम लोग बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो इसको देखिए और भी नाम से बोला जाता है, येलेमाला माउंटेन्स भी बोलते हैं हम लोग। तो ये एक रेंजेज है जो कि ये साउदर्न वेस्टर्न घाट्स के ये सब हिस्से हैं, और ये जो है आपके जो साउथ ईस्ट केरला है और जो साउथ वेस्ट तमिलनाडु है, तो उस रीजन में ये लोकेटेड है। तो इसका नाम देखिए कार्डमम जो है ये इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो कार्डमम स्पाइसेस है वो ग्रो किए जाते हैं, और इसके साथ साथ में पेपर और कॉफ़ी भी जो है यहाँ पे ही सपोर्ट करते हैं इस तरह के कंडीशंस में। तो देखिए जब मैंने आपको दक्कन प्लेटू में ये बताया हुआ था एसएससी जेईई वाले क्लास में ज्योग्राफी का,
तो दक्कन प्लेटू जो है तो ये मेजरली लगभग ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है इसके अंदर में, और साथ साथ में जो सतपुड़ा और महादेव हिल्स है तो ये सारे जो है मतलब एक ट्रेंगुलर शेप बनाते हैं पूरे दक्कन प्लेटू के अंदर में। तो मेजरली देखिए जो वेस्टर्न घाट है आपके यहाँ पे, वेस्टर्न घाट जो वेस्टर्न साइड में जो इधर है स्लोप्स है यहाँ पे, जो लगभग ये आपका 6 इंडियन स्टेट्स ये फैला हुआ है। तो इधर में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट हिल्स है, और यहाँ पे जो एक तरीके से बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट जोन है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या स्पीसीज रहते हैं जो दुर्लभ प्रजाति के होते हैं, जो कि ये फेवरेबल कंडीशन इनको प्रोवाइड करती है। तो मेजरली जो वेस्टर्न घाट आपका है तो ये आपके 6 इंडियन स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल है। तो इन सभी स्टेट को ये फैला हुआ है पूरे से। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न मतलब कि जो वेस्टर्न घाट है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट हिल्स है, तो पहला आपका जैसे नीलगिरी हिल्स हो गया, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे नीलगिरी हिल्स का। तो नीलगिरी हिल्स जो है तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों को ये ज्वाइन करती है, मतलब दोनों दोनों के ऊपर में यहाँ पे आके मिलते हैं। वेस्ट इधर से वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और इधर से वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे ब्लू माउंटेन इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये नीलगिरी हिल्स भी इसको बोली जाती है। तो ये तमिलनाडु के रीजन में ये लोकेटेड आपका है मोस्टली। तो इस पे जो हाईएस्ट पीक है तो उसका नाम है दो दो बेटा है, तो ये भी आप लोग याद रखना। तो और यहाँ पे और इम्पोर्टेंट हिल्स आपके हैं जैसे अन्नामलाई हिल्स हो गया। तो ये जो है साउथ जो नीलगिरी हिल्स है तो उसके साउदर्न पार्ट में ये लोकेटेड है, और ये जो है मतलब कि केरल में सिचुएटेड है, जो इसके ऊपर में अन्नामुड़ी पीक है जो इसके हाईएस्ट है। और आप इसके नीचे और जाइएगा यहाँ पे तो साउदर्न मोस्ट में आपको यहीं पे कार्डमम हिल्स मिलेगा, जो कि आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट भी आप लोग एडिशनली याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। तो लिस्ट 1 में आपका पीक दिया हुआ है और लिस्ट 2 में आपका माउंटेन्स दिया हुआ है, यानी कि ये जो माउंटेन्स है इसके ऊपर में कौन सा इसका हाईएस्ट पीक है उसके साथ आपको मैच करना है। तो देखिए जब भी आपको मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप जो आप जिसमें श्योर्ड है पूरे तरीके से सबसे पहले आप उसको देखिए और ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। तो इसमें देखिए दिया हुआ आपका ऑप्शन डी दोदा बेटा आपका दिया हुआ है। तो अभी आपने देखा था कि ये जो है तो ये नीलगिरी हिल्स का ये सबसे हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। तो यहाँ पे देखिए डी का 1 के साथ मैच होगा। तो डी का 1 आपका केवल ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो एक ऑप्शन को मतलब एक आंसर के थ्रू आप लोग जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है गुरु शिखर पर्वत आपका दिया हुआ है, तो गुरु शिखर जो होती है अरावली रेंज का ये सबसे हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पे देखिए बी का 5 के साथ मैच होगा। तो बी का 5 जो है तो ऑप्शन सी में ही आपका दिया हुआ है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। हालांकि आप और यहाँ पे देख लीजिए इसमें आपका दिया हुआ है धौलागिरी दिया हुआ है। तो धौलागिरी जो है तो ये हिमालयन रेंजेस का सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके बाद इसमें देखिए धूपगढ़ आपका दिया हुआ है। तो धूपगढ़ जो है तो ये सतपुड़ा रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इस तरह से आपको सारे कुछ को अच्छे तरीके से मैच करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम आपको थोड़ा सा अरावली रेंज के बारे में बता देते हैं। तो ये देखिए अरावली रेंज जो होती है मरवारा प्लेन का ही ये हिस्सा है यहाँ पे ये, और इसका स्लोप जो होती है ईस्ट वार्ड के डायरेक्शन में आती है। तो अरावली रेंज होती है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया का, और ये इसकी जो मतलब कि वो लगभग है ये 700 किलोमीटर ये लंबा आपका है। और अरावली जो है ये जो प्रोसेस में अंडर इरोजन में, यानी कि यहाँ पे जो है लगातार ये इरोजन होते रहती है, तो इसलिए इसको रिलिक्ट माउंटेन भी बोलते हैं, यानी कि इसको बंजर माउंटेन भी बोलते हैं हम लोग। और अरावली रेंज जो है ये गुजरात से लेके ये दिल्ली तक पूरा ये फैला हुआ है। और इसका जो लास्ट एक्सटेंशन है तो वो दिल्ली में है, जहाँ पे रेसना हिल्स है तो वहीं पे इसका लास्ट है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है इंडिया का, यानी कि जो राष्ट्रपति जो रहते हैं यहाँ पे उनके जो घर है यहाँ पे ऑफिशियली, तो ये वहाँ तक ये फैला हुआ है। और इसमें जो है सबसे जो हाईएस्ट जो पीक है अरावली रेंज पे तो वह है गुरु शिखर पर्वत, जो कि आपने यहाँ पे देखा था। तो गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का। और माउंट आबू जो कि राजस्थान में है तो वो यहीं पे लोकेटेड है। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखना है इसको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सह्याद्री हिल्स, सह्याद्री इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ। तो देखिए जो सह्याद्री जो है तो ये ट्रेडिशनल नेम है वेस्टर्न घाट्स का। तो जो वेस्टर्न घाट अभी मैंने आपको बताया था तो वो उसी का ही जो है ये ट्रेडिशनल नेम है, तो ये आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैव द लो रेनफॉल बिकॉज ऑफ। तो देखिए जो वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप्स है तो वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, जबकि उसका जो वेस्टर्न जो स्लोप है इधर का तो वो वहाँ पे ज़्यादा हेवी रेनफॉल होती है। तो ये किस कारण से होती है, तो इसके पीछे देखिए रीजन्स है जो आपको यहाँ पे समझना होगा। तो जो कोरोमंडलम कोस्ट आपका है यहाँ पे, अब इसको थ्रू आप इसको समझिए। कोरोमंडलम कोस्ट हम लोग तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं, और मतलब कि जो वेस्टर्न घाट के जो इधर के पार्ट है ईस्टर्न पोर्शन तो उसी को बोलते हैं हम लोग कोरोमंडलम पार्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो इधर अराबियन सी है, ये आप जानते हैं कि वेस्टर्न साइड में अराबियन सी लोकेटेड है। तो इधर से जो मॉइस्चर जो आते हैं तो जब ये एयर के साथ ऊपर उठते हैं ये, तो यहाँ पे आपका माउंटेन्स है, यानी कि जो सह्याद्री हिल्स जो कि वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है वेस्टर्न घाट में।
तो ये जब हवा जो रहती है अपने मॉइस्चर जब लाती है तो ऊपर ये जाते समय यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर वेपर रहते हैं तो वो कूल हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं और क्लाउड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और उसके बाद फिर प्रेसिपिटेशन जो है होती है, यानी कि बारिश हो जाती है। तो ये उतना हाइट तक अचीव नहीं कर पाता, मतलब कि जितना इसकी ऊंचाई है इस माउंटेन का, सह्याद्री हिल्स का जो वेस्टर्न स्लोप में है, तो वो उतना ऊपर तक नहीं जा पाता, और पहले ही जो है ये इधर जो है वाटर वेपर वो कूल कर जाती है और कंडेंस करके क्लाउड बनाती है और बारिश हो जाता है सारे का सारा इधर में ही। तो इधर जो है तो वो पोर्शन तक, मतलब कि जो मॉइस्चर जो विंड होते हैं वो इधर आ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जो एयर रहता है तो वो सिर्फ जो है मतलब कि उसमें कि ड्राई रहते हैं और उसमें कोई वाटर वेपर नहीं रहती है उसमें। तो इस कारण से इधर कोई भी रेनफॉल नहीं होती है। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ रेन शेडो जोन हम लोग बोलते हैं। और इधर देखिए सिंस बारिश बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपका ये रीजन है, तो इधर पोर्शन है तो वो सब हरा भरा रहता है, और ये जो है हॉट स्पॉट जोन है, मतलब कि जितने भी स्पेसिस है यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। और वही जस्ट इसके अपोजिट में जो इधर इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, जो कि ये वेस्टर्न घाट का, तो यहाँ पे सेंस क्या है कि ड्राई एयर के चलते यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, तो यहाँ डेजर्ट का भी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये दो रीजन्स है इसके बीच में। तो ये चीज़ अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इधर वाला देखिए जो पोर्शन है जहाँ पे कम बारिश होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग लीवर्ड साइड बोलते हैं, और जो बारिश जहाँ पे होती है उसको हम लोग विंडवर्ड साइड इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये रीजन अब आप लोग समझ गए होंगे। तो दुखी इंडिया में जो मानसून्स होते हैं अधिकतर, तो वो आपका इधर से जो मतलब कि जो मॉइस्चर उड़ते हैं अरबियन सी से, तो इसी से ही जो मोस्टली पार्ट होते हैं इंडिया में बारिश होती है। तो जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे तो यही ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है जो रेन बियरिंग जो मानसून विंड्स होते हैं, और इसी के चलते सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है इधर वेस्टर्न वेनवर्ड साइड में, और कम बारिश होती है लीवर्ड साइड में। तो इसके पीछे जो रीजन आपका है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैव लो रेनफॉल बिकॉज ऑफ, तो ये लीवर्ड लोकेशन में है, इस कारण से यहाँ पे कम बारिश होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइंस ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो कौन सा इमेजिनरी लाइन्स है जो इंडिया को ऑलमोस्ट जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया आपका इक्वेटर दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिया हुआ है, और आर्टिक सर्किल दिया हुआ है। तो देखिए यदि आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा जो मैंने आपको बताया था एसएससी जेई के लिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजिली कर लीजिएगा। अब देखिए इंडिया जो लोकेटेड है तो ये नॉर्दर्न साइड में और ईस्टर्न पार्ट में ये लोकेटेड है। तो ये जो आपका जैसे इक्वेटर है, तो इक्वेटर तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं, तो इक्वेटर तो ऐसे ही आपका इसमें से एलिमिनेट आपका हो जाएगा। तो इक्वेटर क्योंकि 0 डिग्री है और इंडिया जो है तो उसके मतलब कि ऊपर में ही सारा का सारा हिस्सा जो है तो वो लोकेटेड है। अब उसके बाद देखिए इसमें आपका दिया हुआ आर्कटिक सर्किल, तो आर्कटिक सर्किल जो है आपका, तो ये जो है सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो है, तो वहाँ पे पोर्शन ये लोकेटेड है। तो उतना ऊपर भी आप नहीं, मतलब इंडिया लोकेटेड नहीं है उसका जोग्राफिकल जो एरिया, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो आप जानते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये 6 इंडियन, मतलब कि बहुत सारे इंडियन स्टेट्स है जो इसे ये पास करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है कि जो इंडिया को ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसको जो है आप लोग यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये मेजरली जो इंडियन स्टेट से पास करते हैं, तो वो आपका जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद राजस्थान भी आपका है इसमें, और उसके बाद आपका फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और उसके साथ साथ में त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इंडियन स्टेट से पास करते हैं, और आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये ऑलमोस्ट इंडिया को दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करता है। तो ये चीज़ आप लोग फिगर के थ्रू इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान एंड द निकोबार, तो यहाँ पे देखिए आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे टापू से मिल के बना हुआ है। तो जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो ये अलग है, और जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो वो आपका नीचे पोर्शन में है। तो इन दोनों आइलैंड को जो डिवाइड करता है जो वाटर बॉडीज है तो वो है 10 डिग्री चैनल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिटिल अंडमान है और नीचे निकोबार आइलैंड आपका है। तो लिटिल अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है तो इसके बीच में जो सेपरेशन वो 10 डिग्री चैनल्स होती है, और यही जो है इन दोनों को डिवाइड करती है। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, जो कि ये दोनों मतलब कि ये जो वाटर बॉडीज है जो अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अंडमान आइलैंड जो है यहाँ पे, तो ये बहुत सारे जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे लिटिल अंडमान है, उसके बाद फिर 10 डिग्री चैनल और फिर निकोबार आइलैंड है। तो ये निकोबार आइलैंड में ही है, उसके बाद इधर इंदिरा पॉइंट है जो इंडिया का ये सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट इस इंडिया का है। तो ये सारा फैक्ट आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट कॉजेस
रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर्स। तो देखिए विंटर के समय जब बिगिनिंग होती है तो उस समय जो है रेनफॉल होती है जो कि तमिलनाडु का जो कोस्टल एरियाज है वो वहाँ पे होती है। तो ये किस कारण से होती है, तो इसके पीछे रीजंस क्या है, तो इसको देखिए समझने के लिए जो है आपको ये देखना होगा। अब जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो साउदर्न पार्ट के जो कोरोमंडलम कोस्ट है, कोरोमंडलम को जो तमिलनाडु को जो क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है मोस्टली, और जो वेस्टर्न घाट के जो ईस्टर्न पार्ट है, तो उस क्षेत्र में जो है तो वहाँ पे बारिश होती है। तो नॉर्मल जो मानसून जो सीजन होती है तो उस समय नहीं होती है वहाँ पे। विंटर के समय यहाँ पे बारिश अधिकतर होती है, तो उस समय जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते होती है बारिश यहाँ पे। तो इस सीजन को हम लोग बोलते हैं रिट्रीट या फिर विथड्रॉल ऑफ मानसून हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है विंटर के समय यहाँ पे क्या होता है, जब मानसून जब रिट्रीटिंग करता है तो इस समय जो विंड्स जो होते हैं उनका डायरेक्शन जो है तो वो नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। यानी कि वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ये जब मतलब कि ये फ्लो करती है, तो उस समय देखिए जब ये क्रॉस करती है विंड, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे जब विंड आते समय अपने साथ मॉइस्चर को पिक कर लेती है, और इसके बाद में पिक करने के बाद जब ये वापस आती है तो इस समय जो कोरोमंडलम कोस्ट आपका इधर है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे वो बारिश कराते हैं, जो कि आपका ये ईस्टर्न कोस्टर्न के मतलब कि जो पार्ट है इधर में, तो जो पार्ट इधर रहते हैं ये। तो इस तरह के जो विंड आपके रहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न मानसूनल विंड्स हम लोग बोलते हैं, जो कि बारिश काउज कराते हैं इधर जो कोरोमंडलम कोस्ट है मोस्टली जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं। तो लगभग देखिए यहाँ पे मतलब कि जो मंथ आपका है यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल है आपका, तो वो नॉर्दर्न सर्कुलर रीजन में ये काउज करता है उस समय। और साथ साथ में मतलब कि जो नॉर्दर्न नवंबर से दिसंबर का जो महीना होता है तो उस समय तमिलनाडु को कोस्ट में बारिश होती है इसके चलते, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते, जो कि ये विंटर में होती है। तो कोरोमंडलम जो कोस्ट आपका है तो वो जो है रेनफॉल जो रिसीव करती है तो वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसूनल के चलते होती है, जो कि विंटर सीजन में ये होती है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि व्हाट काउजेज द रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आपका हो जाएगा। तो आंसर बी इसका सही है। आई होप कि आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझते चल रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पूरा पोर्शन जो है इसका कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इसका डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी एसएससी जेई के लिए बनाया हुआ है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा पूरा ज्योग्राफी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो। और आप लोग जो है ज्योग्राफी का पीडीएफ भी आप लोग उससे स्टडी कर सकते हैं आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आपका काम नहीं आएगा, बहुत सारा चीज़ जो है आपका उसी से मिलता जुलता रहेगा। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी हम आपका इसी तरीके से क्वेश्चन सीरीज जारी रखेंगे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हमने देखिए करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको जो ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम्स में। तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ के जाना, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो को बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।